Good afternoon, student. Today we will start subject science chapter 2nd standard 8. I hope all of you are excited to learn. So let us start our chapter. So let us start our chapter 2nd. Chapter 2nd में आपको बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड फो एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो हमारे फ्रेंड एंड फो मतलब शत्रु और मित्र कैसे होते हैं। यू हैव सीन सर्वाइवल सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपने बहुत सारे प्लांट और एनिमल देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच अस नॉर्मली कैन नॉट सी। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हम देख सकते हैं और कुछ को नहीं देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवाणु है जिसको हम खुली आंखों से तो नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने वाली चीज़ों को ही हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, जिसको हम छोटे छोटे जीवाणु बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स सॉलिड एंड लेट सरफेस गेट्स। आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग द रेनी सिस्टम, बारिश के दिनों में अगर गीली ब्रेड को आप कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो वो गीली ब्रेड में आपको क्या नजर आएगा, कवर्ड विद ग्रे वाइट पैचेस, वाइट पैचेस दिखने को मिलेंगे। मतलब सादा सादा रंग का पैचेस, आपको लाइनिंग देखने को मिलेगी, वाइट पैचेस देखने को मिलेगी। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफायर ग्लास। अगर आप मैग्नीफायर ग्लास, जिसके मैग्नीफायर ग्लास वो ग्लास होती है जिसमें कोई भी चीज़ों को देखोगे तो वो बड़ी दिखाई देती है, अगर उस ग्लास से उस ब्रेड को देखोगे तब आपको दिखाई देगा। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको छोटे छोटे गोल जैसा ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आएगा। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। क्या आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं और वो कहाँ से आई है। तो हम इस चीज़ को कहाँ पे देखेंगे, ब्रेड में देखेंगे। और किसकी सहायता से, मैग्नीफायर ग्लास की सहायता से, क्योंकि अगर हम खुली आंखों से देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करोगे तो आपको नजर आएगा। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ ब्रेकर। कुछ गीली हुई मिट्टी हम ले लेंगे एक बेकर में एंड ऐड वाटर टू इट, और उसमें वाटर ऐड कर देंगे, वाटर डाल देंगे। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव स्टिल डाउन, जब तक कि वो मिट्टी जो होता है वो पानी में ना बैठ जाए, पानी की नीचे तह तक ना बैठ जाए। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बेकर। उसके बाद हम ऑब्जर्व करने के लिए एक वाटर का जो है ड्रॉप लेंगे बेकर में अंडर अ माइक्रोस्कोप में देखेंगे। व्हाट यू सी, क्या आपने देखा। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। उसके बाद हम पॉन्ड से, तालाब से कुछ पानी की बूंदें लेंगे। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, उसके बाद उसको फैला देंगे ग्लास स्लाइड में, मतलब कांच की जो स्लाइड होती है ना, कांच की जो पतली वाली जो पट्टी आती है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसको बिछा देंगे। एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप, उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, डू यू फाइंड, क्या आप देखोगे कि टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, छोटे छोटे जो जीवाणु है वो उसके चारों ओर मूव कर रहे हैं, चारों ओर तैर रहे हैं। दिस इज ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। इससे आपको ये पता चलेगा जो हमारा वाटर है और मिट्टी है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, छोटे छोटे जीवाणुओं से मिलकर बना है। क्या, हमारा पानी और हमारी मिट्टी। सो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोसब। इसको हम बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स में बांटेंगे, अलग अलग जीवाणु में बांटेंगे। दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स जो होते हैं ना वो बहुत ही छोटी होती है, वो बहुत ही इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उसे माइक्रोब से देखेंगे तभी हमें नजर आएगा, मतलब मैग्नीफाइड ग्लास से देखोगे तभी आपको नजर वो आएगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी आपको नजर आएगा। कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई, मतलब नग्न आंखों, मतलब खुली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ डिजीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ए ब्रेड। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या देख सकते हो, जो ब्रेड में जो मैंने बोला था ना वाइट पैचेस, उसको बोलते हैं फंगस। उसको फंगस को हम ब्रेड में देख सकते हैं, किससे, मैग्नीफायर ग्लास से। कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफायर ग्लास, क्या आपने देखा है मैग्नीफायर ग्लास। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, या फिर अदर कुछ जो जीवाणु होते हैं, कुछ मैग्नीशियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ को हम मैग्नीफायर ग्लास से देखते हैं, और जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो बहुत ही स्मॉल होते हैं उसको मैग्नीफायर ग्लास से नहीं बल्कि किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। मैग्नीफायर ग्लास से तो सिर्फ हम देखते हैं फंगस को जो ब्रेड में लगी है, और कुछ जो होते हैं जीवाणु इतने छोटे होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है पानी और मिट्टी में जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स।
जिसको जो छोटे छोटे जो मैंने आपको बताया जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू और मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। किसमें बांटा गया है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो होते हैं जीव होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायरस। जैसे कि आप लोग जान रहे हो आजकल वायरस बहुत ही फैला हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। और इससे क्या होता है, इससे बचने के लिए हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, अपने मुंह को कवर करना चाहिए। ये वायरस ऐसा होता है जो बहुत ही तीव्र गति, बहुत ही जल्दी से फैलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वायरस। ये क्या बोलते हैं? वायरस। अभी कौन सा वायरस चला है? कोरोना वायरस। इसमें क्या होता है, ये जो वायरस होता है वो छूने से भी क्या होता है, वो फैलता है। तो ये जो वायरस होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट द डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स। वायरस जो होती है वो शरीर में पनपती है, उसे पनपने के लिए किसी का शरीर चाहिए। अगर वो एनिमल्स के हो, ह्यूमंस के हो या फिर पेड़ पौधे हो, उसी में ये क्या होती है, वायरस पनपती है। विच में भी अ बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल, जैसा कि मैंने आपको बताया इसको पनपने के लिए किसी की बॉडी चाहिए, किसी का शरीर चाहिए। सम ऑफ द वायरस आर शो इन फिगर 2.5। जैसा कि आपको 2.5 में मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें आपको वायरस देखने को मिलेगा। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे ठंड लगना, इन्फ्लूएंजा फ्लू होना एंड मोस्ट कफ होना और काउज्ड बाय वायरस। ये सब वायरस के सिम्टम्स है, मतलब ये सारे वायरस हमें देखने को मिलेगा, इसके सिम्टम्स है। ये सब वायरस अगर होगा तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे ठंड लगेगी, फ्लू हो जाएगा एंड मोस्ट काउस हो जाएगा, कफ हो जाएगा। ये सब वायरस के सिम्टम है। सीरियस डिजीजेस लाइक, बहुत सारे सीरियस, मतलब ज़्यादा वायरस अगर वायरस इफेक्ट कर रहा है तो ज़्यादा सीरियस डिजीजेस होगा, जैसे कि लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कास्ड बाय। ये सब क्या होता है, वायरस के कारण ही होता है। डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। डिसेंट्री मतलब होता है दस्त लगना, दस्त होते हैं ना बच्चों में, जो दस्त होते हैं वो भी वायरस के कारण ही होती है। एंड मलेरिया आर कास्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया और डिसेंट्री जो होती है वो प्रोटोजोआ वायरस नाम से होती है। प्रोटोजोआ नामक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। वेयरएस टाइफॉइड एंड टीबी आर बैक्टीरिया डिजीजेस। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्या? टाइफॉइड एंड टीबी। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड क्लास 6 एंड 7। आप लोगों ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट, जैसा कि आपको बोला था मैंने पिक्चर्स दिखाऊंगी, ये है बैक्टीरिया। ये दो तरह की बैक्टीरियाज होती है। नेक्स्ट है, ये क्या है, ये अलगी है। अलगी में क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होती है कैलेमाइडोमन्स, एक होती है स्प्रोगिया। ये दो प्रकार की अलगी होती है। ये होती है प्रोटोजोआ, एक अमीबा एंड पेरिसियम, एक अमीबा और एक पेरिसियम होती है। दूसरा है फंगी। फंगी क्या होती है, ब्रेड मॉडल, जो ब्रेड में लगती है। ये होती है पेंसिलियम, ये पेंसिलियम है एंड एस्ट्रिगिलस, ये है एस्ट्रिगिलस। ये तो ये सारे क्या है, ये आपको वायरस है। ये सारे वायरस आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब देखेंगे हम यहाँ पे दो वायरस दिखाया गया है, वो देखो यहाँ पे जो वायरस है वो दिखाया गया है। अब हम वायरस के बारे में अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है वो सिंगल, मतलब एक सेल्स में उत्पन्न होती है, जैसे एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और मल्टीकुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगी, दे लिव्स इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये किसी भी इन्वायरमेंट में पनप सकती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है ना, प्रोटोजोआ और एल्गी जो होती है ना, वो किसी भी इन्वायरमेंट में वो पनप सकती है। दे आर लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, में किसी भी इन्वायरमेंट में पनप सकती है। जैसे कि रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो या फिर बहुत गर्म जगह हो, हॉट स्प्रिंग मतलब बहुत ही गर्म जगह हो। एंड डेजर्ट टू मेर्सी लैंड, जैसे कि बहुत गर्म वाली जगह, जैसे कि डेजर्ट टू मेर्सी लैंड। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज। ये कहाँ पाई जाती है, एनिमल्स के बॉडीज के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, मतलब पनपती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होती है वो शरीर के अंदर पनपती है और कुछ ऑर्गेनिज्म अकेले ही पनपती है। अब देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ऑन इम्पॉर्टेंस रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ना, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। सम ऑफ देम द बैक्टीरियल इन में वेज वेयर अप, सम ऑफ अदर आर हार्मफुल। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब
उपयोग मतलब अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल डिजीजेस करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे लिए फ्रेंड की तरह काम करते हैं, हमारे दोस्त की तरह काम करते हैं, कौन से बैक्टीरिया। तो सबसे पहले देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम वेरियस काम करेंगे, हम अलग अलग तरह के काम करने में यूज किए जाते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही को जमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा फ्रेंड हुए, मतलब कोई बैक्टीरिया जो होती है इसमें कर्ड होता है, कर्ड का प्रिपरेशन ऑफ कर्ड मतलब दही को तैयार करने में होता है, ब्रेड बनाने में होता है, केक बनाने में होता है, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है उसको अल्कोहल बनाने में ही उपयोग किया, अल्कोहल मतलब शराब बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट देखेंगे दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। ये यूज किया जाता है क्लीनिंग अप मतलब इन्वायरमेंट को भी साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पिल्स, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि वेजिटेबल्स के जो पिल्स होते हैं मतलब वेजिटेबल को काटने के बाद उसके जो छिलके होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस, उसको क्या करते हैं, एनिमल्स के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, आर ब्रोकन डो इनटू हार्मलेस, उसको क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको तोड़ के विभाजित कर देता है, मतलब टुकड़ों में बांट देता है ये बैक्टीरिया। एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, और उसको क्या होता है, तोड़ दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, तोड़ के विभाजित कर देते हैं। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग क्या होता है, मेडिसिन बनाने में भी इसका काम किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इन इंक्रीज, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है किसका, सॉइल फर्टिलाइजर, सॉइल की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए, मतलब सॉइल को उर्वरा बनाने के, सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। एंड फिक्स नाइट्रोजन, और फिक्स किया जाता है नाइट्रोजन को। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कैसे बनाया जाता है कर्ड और ब्रेड को। यू हैव लर्न इन क्लास 6, आपने लर्न किया था क्लास 6 में, दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि मिल्क जो होता है वो टर्न हो जाता है बैक्टीरिया में, तो कर्ड का बैक्टीरिया से तो कर्ड में वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पहली बोल रही है आई शो दैट माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, एडेड अ लिटिल कर्ड, उसने क्या किया, एक थोड़ा सा दही लिया, टू वार्म मिल्क में, गर्म दूध में, टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, उसके बाद थोड़ा सा दही को गर्म दूध में मिला दिया, तो दूसरे दिन क्या देखा कि वो दही में, वो दूध जो है वो दही में चेंज हो गया है। आई वॉन्डर वाई, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, तो हम देखेंगे यहाँ पे वो कैसे बना। कर्ड कंटेंस सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड जो होता है वो सेवरल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलिस, आप लोगों को ये नाम याद रखना पड़ेगा, लैक्टोबैसिलिस। लैक्टोबैसिलिस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा दही जमता है, लैक्टोबैसिलिस के द्वारा ही मिल्क से कर्ड बनता है। लैक्टोबैसिलिस का नेम आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको पूछा जाए कि मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलिस के द्वारा। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये दही को जमाने में सबसे मुख्य भूमिका क्या होता है, लैक्टोबैसिलिस का होता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट द इनटू कर्ड, ये जो होता है मल्टीपल्स मिल्क मतलब मिल्क में बहुत ही तेजी से बढ़ता है और उसको दही में चेंज कर देता है, कर्ड में चेंज कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग इन द चीज़, बैक्टीरिया जो होती है उससे चीज़ बनाई जाती है, पिकल्स अचार बनाए जाते हैं, मैनी अदर फूड्स, और बहुत सारे फूड्स बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जैसे रवा, सूजी, इडली एंड भटूरा, इस कर्ड, ये सब चीज़ों में भी आप कर्ड का यूज़ करते हो। कैन यू गेस वाई, पर क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल, बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है ना वो हेल्पफुल होता है फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर इन सब का बैटर को क्या करता है, जमने में मदद करता है, फॉर्मेशन मतलब तैयार करने में, निर्माण करने में मदद करता है, कौन, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, अब हम एक्टिविटी देखेंगे, देखो यहाँ पे तब समझ में आपको आ जाएगा। टेक 1 to ½ kg फ्लोर, 1 to ½ kg हम आटा लेंगे, एंड एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, उसमें शुगर मिला देंगे और उसमें वार्म वाटर मतलब गर्म पानी मिला देंगे। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, उसके बाद उसमें स्मॉल अमाउंट में ईस्ट पाउडर भी मिला देंगे। क्या 3 चीज़ मिलाया हमने, फ्लोर, शुगर एंड वार्म वाटर, उसके बाद ईस्ट पाउडर, लास्ट में हमने ईस्ट पाउडर मिला दिया है। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, उसके बाद उसका सॉफ्ट डो बना लेंगे मतलब सॉफ्ट गूंथ लेंगे उसको। वेट व्हाट डू यू ऑब्जर्वेशन आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। डिड यू फाइंड डो राइजिंग, उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमने सब कुछ मिला के रख लिया, उसके बाद ये देखो कैसा बन गया, बबल्स की जैसा बन गया ना, वो ऐसा क्यों बना वो देखते हैं हम।
ईस्ट रिप्रोड्यूस रिप्लाइड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ईस्ट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब ईस्ट जो होता है वो सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो छोड़ेगा तो क्या होगा, आटे में जो होगा, फ्लोर में जो बबल्स उत्पन्न होंगे, मतलब वो गैस जो होता है वो बाहर निकलता है, तो क्या होगा, वो किस में चेंज हो जाते हैं, बबल्स में चेंज हो जाते हैं। डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, और इससे क्या होता है, ये जो डो होता है वो ये पहले कैसा था और ये कैसा हो गया, मतलब डो जो होता है वो इंक्रीज बढ़ जाता है, मतलब फूल जाता है, उसका वॉल्यूम, इसकी आकृति फूल जाती है। दिस इज द बेसिक द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। इसका उपयोग, ईस्ट का उपयोग कहाँ पे हो जाता है, बेकिंग ईस्ट, जहाँ पे बेक किया जाता है किसको, ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, केक बन, इन सब चीज़ों में क्या किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण वो फूल सके, जिसके कारण वो बबल्स की तरह। आप लोगों ने केक खाया होगा, पेस्ट्रीज खाई होगी, वो कैसा होता है, फूला होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। अब देखो कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कॉमर्शियल यूज मतलब होता है कि हम कैसे पैसा कमाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूज किया था लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन, अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, वाइन एंड एस्टिक एसिड, वेनिगर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ईस्ट इज द यूज फॉर कॉमर्शियल, इसलिए ईस्ट को बोलते हैं कॉमर्शियल, मतलब बड़े पैमाने में पैसा कमाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। वाइन, क्योंकि उससे वाइन तैयार होता है, वेनिगर तैयार होता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रो इन नेचुरल शुगर्स, ये नेचुरल शुगर में ग्रो किया जाता है, जैसे कि गन्ने की खेती, राइस, वीट, यहाँ पे इसका ईस्ट की खेती होती है, ईस्ट ग्रो किया जाता है। प्रेजेंट इन रेन लाइक बैरली, वीट, राइस, क्रस्टर्ड फ्रूट जूसेस, जैसा कि जो मीठा होता है, जो मीठे अनाज होते हैं उसी में ईस्ट का खेती की जाती है, ईस्ट को उगाया जाता है। एक्टिविटीज़ देखो, एक्टिविटीज़ 2.4 करेंगे हम। टेक के 500 ml बेकर, 5 ml बेकर लेंगे हम, फिल अप टू 3/4 वाटर, उसमें 3/4 पानी भर देंगे। डिसॉल्व 2 से 3 टीस्पून, उसमें शुगर ऐड कर देंगे, कितना, 2 and 3 टीस्पून शुगर उसमें डाल देंगे, किसमें, पानी में, 3/4 पानी में। ऐड हाफ, उसके बाद देखेंगे ऐड हाफ स्पून, आधे चम्मच हम उसमें ईस्ट पाउडर डाल देंगे टू द शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। कीप इट कवर इन ए वार्म प्लेस, उसके बाद उसको कवर करके गर्म जगह पे रख देंगे फॉर 4-5 आवर्स, वो 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को स्मेल करेंगे, सूंघेंगे। तो कैन यू सेट अ स्मेल, अब उसको सूंघेंगे तो आपको उसको क्या सूंघोगे तो आपको कैसा स्मेल आता है वो आपको बतानी है, ऑब्जर्वेशन करना है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर, उसके बाद उसका स्मेल कैसा होगा, अल्कोहल की तरह, शराब की तरह उसको आपकी स्मेल आएगी उसकी। हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर जो होता है ना, जो शुगर होगा वो किस में कन्वर्टेड हो गया, अल्कोहल में कन्वर्टेड हो गया, शराब में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने उसमें ईस्ट मिलाया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो प्रोसेस, जिस क्रिया में शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मिनेशन। उसको क्या बोलेंगे, फर्मिनेशन। शुगर को अल्कोहल में चेंज करने की क्रिया को फर्मिनेशंस बोलेंगे। लूज पैस्चर्स डिस्कवर्ड फॉर्मेशन इन 1857, लूज पैस्चर्स डिस्कवर, सबसे पहले फॉर्मेशन का निर्माण, सबसे पहले फॉर्मेशन की प्रक्रिया की किसने किया, लूज पैस्चर्स, इसने डिस्कवर किया, इसने निर्माण किया 1857। ये आपको ध्यान से देखना है और अपने माइंड में सेट करना है। मेडिसिन यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब मेडिसिनियल यूज कैसे होता है, मेडिकल में कैसे यूज होता है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव अप सम एंटीबायोटिक, जब आप बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्या देता है, वो एंटीबायोटिक देता है, टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं और इंजेक्शन देते हैं। सच एज ऑफ पेनिसिलियस द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है, उस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा ही वो मेडिसिन मतलब एंटीबायोटिक बनाया जाता है। दिस मेडिसिन किल ऑफ द स्टॉक ऑफ ग्रोथ, इस मेडिसिन को खाते ही क्या होती है, जो जर्म्स होते हैं ना उसको वो क्या करता है, मार देता है, या फिर डिजीजेस काउजिंग माइक्रो, उसके बाद वो क्या करता है, उसको रोक देता है, अगर वो नहीं मार पाता तो उसको रोक देता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इसी को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। दिस डेज और नंबर ऑफ एंटीबायोटिक इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, स्ट्रेप्टोमिन, ट्रैक्टोसाइंस एंड erythromycins are some of the commonly known is antibiotic which are made from fungi and bacteria, इसको फंगी और बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं। The antibiotic are manufactured by growing
स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। इसका जो उपयोग होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या उपयोग होता है, डिजीजेस को क्या करता है, मारने के लिए इसका उपयोग होता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सचर विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री एंड चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इफ एनिमल। एंटीबायोटिक का उपयोग क्या होता है, प्लांट में भी किया जाता है, जिसके कारण जो प्लांट सूखे ना, प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो, और एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसके कारण जो जीवाणु होते हैं वो उसमें क्या करे, उस जीवाणु को मार सके, उसके अंदर कोई भी अगर बीमारी हो तो उसको वो मार सके। दे आर ऑल्सो यूज द कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेज। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये प्लांट डिजीजेस को भी कंट्रोल करता है, और एनिमल में भी जो डिजीजेस है उसको भी कंट्रोल करता है। कौन, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट में हम देखेंगे, सो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़े थे आगे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन। तो हमने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया था, अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है आप लोगों ने बताया। सो वैक्सीनेशन जो हमें दिया जाता है हमारे चाइल्डहुड में, उसको बोलते हैं वैक्सीन। तो वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, क्यों चिल्ड्रेन क्योंकि जो छोटे बच्चों को उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है। वहाँ पहली जो थी वो पूछ रही है क्यों। व्हेन अ डिजीजेस कैरी माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जो डिजीजेस कैरी होते हैं हमारे माइक्रोब्स के द्वारा हमारी बॉडी में, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेटर। तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक्स, हमारी जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक्स बनाती है इससे लड़ने के लिए जो हमारे अंदर डिजीजेस आते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट एंड माइक्रोब इफ द एंटर अगेन, कि हमारी जो बॉडी है वो रिमेंबर रखती है कि हमारी बॉडी में कौन सा माइक्रोब, कौन सा जीवाणु हमारे बॉडी के अंदर हुए हैं। इफ दे वीकेंड्स माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, इसलिए हमें बोला जाता है कि हेल्दी बॉडी हमें हमेशा रखनी चाहिए, जिसके कारण वो क्या बना सके, हमारी बॉडी एंटीबायोटिक्स बना सके जो बहुत सारे जीवाणु को मारने में मदद करती है। द बॉडी फाइट एंड किल्स देम इन्वेडिंग बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी होती है वो फाइट करती है, लड़ती है, और किल्स मतलब जम्स को मारती है, बैक्टीरिया को मारती है, बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक्स जो हमारी बॉडी बनाती है उसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया और जम्स हमारे बॉडी के अंदर वो मारती है। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट, ये एंटीबायोटिक्स जो होती है वो हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिजीजेस से काउजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, जिसके कारण जो वैक्सीन होता है वो लिया जाता है, जो वैक्सीन वो वर्क करती है, इसलिए बोला जाता है कि वैक्सीन चाइल्डहुड में हमें वैक्सीन लेनी ही चाहिए। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरिया, जैसे कि कोलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्सेस है, एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। इसके द्वारा अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो ये सब जितने भी रोग से उससे हम क्या करेंगे, बच पाएंगे। इसलिए ये बचपन में क्या होता है, चाइल्डहुड में बचपन में हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण करवाना चाहिए। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 के स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, किसका, द वैक्सीन्स का फॉर स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का, कब, 1798। तो ये आपको बात याद रखने की ज़रूरत है कि आपसे पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था, तो आप बता पाओ कि एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था 1798 में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इफ़ योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जब आप बचपन में छोटे थे तो आप लोगों ने बहुत सारे क्या लगाए होंगे, वैक्सीन्स लगाए होंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे। ये इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि बड़े होने के बाद आपकी बॉडी जो है वो सफ़र कर सके, वो कीटाणु को मार सके, वो जम्स को आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। योर सेल्फ अगेंस्ट सर्वल डिजीजेस, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिजीजेस। आपको प्रिपेयर करना है डिजीजेस। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स के अपने हेल्प लेना है, विभिन्न डिजीजेस के बारे में आपको वो जानकारी कलेक्ट करना है कि कौन कौन से रोग होते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस नेसेसरी वैक्सीन। इस डिजीजेस से चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बीमारियों से चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो टीका करने को आपके नियर बाय मतलब नज़दीकी हॉस्पिटल में आसानी से हो जाता है। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट, और आपको ये आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट मतलब इसकी एडवर्टाइज भी देखी होगी टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। जैसे कि पोलियो का प्रोटेक्शन आपको बोला जाता है कि पोलियो का रोग ना हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए, फिर पोलियो की खुराक लेनी चाहिए। अंडर द पल्सेस पोलियो प्रोग्राम, तो पोलियो के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो
जो आपको देखा होगा टीवी में, आप लोग एडवर्टाइज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पोलियो की वैक्सीन, पोलियो का टीकाकरण, पोलियो की दवा लेनी पड़ती है कब, बचपन में ही, चाइल्डहुड में लेनी चाहिए कि आपको आप पोलियो से ग्रस्त ना हो सके, पोलियो से ग्रस्त ना हो सके। पोलियो ड्रॉप गिवन द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप भी एक तरह का वैक्सीन है जो चिल्ड्रंस को दिया जाता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपिंग अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स आर फाइनली लीड इट्स इरिडिक्शन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इरिडिक्शन मतलब होगा हटा दिया गया है, फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉल पॉक्स का जो फाइनली लीड जो है वो हटा दिया गया है बहुत सारे पार्ट्स में, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में हटा दिया गया है इसके कैंपिंग को। दिस इज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो वैक्सीन दिया जाता है वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फॉर सेवरल डिजीजेज, जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन्स और अदर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखेंगे इंक्रीज सॉइल फर्टिलाइजेशन, इसकी सॉइल फर्टिलाइजर को कैसे बढ़ा सकते हैं। सॉइल फर्टिलाइजर मतलब होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू इनरिच सॉइल, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एबल फिक्स नाइट्रोजन होते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर, जो नाइट्रोजन होते हैं एटमोस्फेयर में उसको क्या करते हैं, इनरिच सॉइल द नाइट्रोजन इंक्रीज इस फर्टिलाइजर, वो क्या करते हैं सॉइल में नाइट्रोजन पहुंचाते हैं और उसके फर्टिलाइजर को बढ़ाते हैं। डिजीज माइक्रोब आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इसको बोलते हैं क्या, इस माइक्रोब को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे साफ किया जाता है हमारे वातावरण को। इन्वायरमेंट मतलब होता है हमारे वातावरण को क्लीनिंग, साफ कैसे किया जाता है। भूजो एंड पहेली हैज ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्यूअल अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट। भूजो और पहेली जो थे वो ऑब्जर्व किए स्कूल के गार्डनर को, स्कूल के गार्डनर जो होता है ना, जो स्कूल के गार्डन को साफ सुथरा रखता है उसको बोलते हैं स्कूल गार्डनर। और मेकिंग मैन्यूअल, और उसने देखा कि खाद, मैन्यूअल मतलब होता है खाद, अलोंग विद देयर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ गए और ये सब काम जो हो रहा था गार्डनर के तरफ वो देख रहे थे। दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट, उसने क्या किया, कलेक्ट किया वेस्ट ऑफ प्लांट, जो वेस्ट हो जाते हैं प्लांट जो सूख जाते हैं उसको कलेक्ट किया। एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउस, और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उन्होंने उसको कलेक्ट किया। एंड गार्डन्स, और गार्डन्स में कलेक्ट किया। दे पुट देम द पिट मिंट ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, और उसको क्या कर दिया, एक गड्ढे में डाल दिया उसको डिस्पोजल होने के लिए, उसको मतलब सड़ने के लिए, गलने के लिए। डिस्पोजल मतलब होता है गलना। आफ्टर सम टाइम द डिस्पोजल एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्यूअल, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो डिस्पोजल हो गया, वो गल गया और किसमें बदल गया, खाद में बदल गया। भूजो एंड पहेली बॉन्डेड, भूजो और पहेली ये जानना चाहते थे टू नो हाउ द हैड हैपेंड, ये कैसे हुआ, कौन जानना चाहते थे, भूजो और पहेली। अब एक्टिविटी 2.5 करेंगे तो हमें पता चलेगा ये कैसे हुआ। टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सॉइल, 2 पोट्स लेंगे और उसको सॉइल से भर देंगे। मेक देम ए एंड बी, और उसमें मार्क कर देंगे ए और बी को। क्या लेंगे हम, पोट्स लेंगे और उसको किससे भर देंगे, हाफ सॉइल से भर देंगे और उसमें क्या मार्क लगाएंगे, एक पोट में ए बनाएंगे और दूसरे पोट में बी लिखेंगे। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए में हम क्या भरेंगे, प्लांट के वेस्ट को, सूखे जो प्लांट के सूखे पौधे के जो पेड़ पत्तियां जो होती है वो उसमें डालेंगे। एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पोट बी, और पोट बी में क्या जाए, प्लास्टिक की जितने भी चीज़ है वो पोट बी में हम डालेंगे। पुट द पोट्स ए साइड, ऑब्जर्व देम एंड आफ्टर 3-4 वीक्स, और 3-4 दिनों के लिए, 3-4 वीक के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि क्या हुआ है। ए में हम क्या डालेंगे, जो प्लांट सूख गए हैं, सड़ गए हैं वो डालेंगे। और बी में क्या डालेंगे, जितने भी प्लास्टिक के खिलौने टॉयज वगैरह है वो डालेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंट इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पोट्स, आपको क्या पता चला कि 2 पोट्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या विशेषताएं हैं, क्या अलग अलग चीज़ देखने को मिला है। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, जिसमें हम लोगों ने प्लांट वेस्ट डाला था, मतलब पोट ए में हैज़ बिन डिस्कम्पोज, वो सड़ गल गया है, मतलब वो विघटित हो गया है, मतलब वो टूट गया है, वो गल गया है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्ट इनटू मैन्यूअर, जो प्लांट वेस्ट था ना वो किस में चेंज हो गया, खाद में चेंज हो गया, मतलब वो गल गया है। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के कारण क्या हुआ, वो गल गया है। द
द न्यूट्रिशंस रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन। ये क्या होता है, अब ये खाद को हम दूसरे प्लांट में क्या करते हैं, डाल देंगे, जिसके वो खाद का काम करता है। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, अब पोर्ट बी को देखेंगे कि उसमें क्या हुआ है। द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो सारी प्लास्टिक की चीज़ें थी। और आपको पता है कि प्लास्टिक की चीज़ें बहुत दिनों तक भी रखो फिर भी वो सड़ता और गलता नहीं है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैनर, ना तो वो मैनर्स में चेंज हुआ, मतलब खाद में वो चेंज नहीं हुआ। कौन, पोर्ट बी में जो चीज़ हमने डाला था प्लास्टिक की चीज़ें। यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। जब भी आप लोग कभी देखे होंगे, अगर कोई जानवर अगर मर गया है, कोई खुले ग्राउंड में अगर कोई जानवर मर गया है या पेड़ पौधे की पत्तियां जो गिर गई है, अगर वो कुछ दिनों के बाद देखोगे तो वहाँ पे आपको नहीं देखेगी, वो क्या हो जाती है, वो सड़ गल के क्या हो जाती है, मिट्टी में ही मिल जाती है। You find that they disappear after some time. This is because of the microorganism decompose that organic waste of plant and animal, converting them into simple substance। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर कोई मृत जीव या फिर कोई मृत प्लांट अगर पेड़ पौधे या ग्राउंड में आपको नजर आएंगे तो कुछ दिनों के बाद देखोगे तो वो वहाँ पे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सड़ गल जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो सड़ गल के क्या हो जाती है, मिट्टी में ही मिल जाती है। तो जितने भी जैविक तत्व है वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जिसे सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट। अब इस मिट्टी को जब वो खाद बन जाता है तो इस मिट्टी का उपयोग क्या करते हैं, हम प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट को उगाने के लिए करते हैं। एंड एनिमल्स दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड सिंपली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ सुथरा रहता है। जो मृत जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो सड़ गल के जो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, इससे क्या हमारा जो प्लांट होता है वो क्या होता है, उसका उपयोग हम खाद बनाने में, मतलब मैन्योर बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए यूज होते हैं, यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, मतलब कुछ हमारे लिए सही नहीं होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत तरीकों से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है उसके कारण से हमारी बॉडी में क्या होती है, डिजीज होती है, बीमारियां होती है। प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट और एनिमल में भी सच डिजीजेस काउजिंग, जैसे कि सच डिजीज काउजिंग, आपको काउजिंग मतलब सम डिजीजेस के क्या क्या कारण है वो हमने नेक्स्ट पेपर में बताऊंगी। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था क्या उसके कारण होते, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजिनस। इसको बोलते हैं पैथोजिनस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। ये पैथोजिनस नामक बीमारी कैसे होता है, ये जो जीवाणु होते हैं वो किसके द्वारा कैसे हमारे बॉडी में आते हैं, स्पॉइल फूड के द्वारा। क्लोथिंग एंड लेदर रेड, ये स्पॉइल कर देते हैं, फूड को बर्बाद कर देते हैं, फूड को खराब कर देते हैं, क्लोथ को भी खराब कर देते हैं, लेदर से बनी हुई चीज़ों को भी खराब कर देते हैं। ये जो पैथोजेनस है वो वायरस जो है वो। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे मोर हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। डिजीजेस काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, किस तरह से बीमारियां फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे ह्यूमंस के अंदर। पैथोजिनस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजिनस जो वायरस होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है हमारे बॉडी के अंदर कैसे, किसके थ्रू जाती है, एयर के द्वारा। जब हम सांस लेते हैं तब जाती है हमारी बॉडी के अंदर। द वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं तब जाती है। और द फूड वी ईट, जब हम भोजन खाते हैं तब जाती है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट विद एन इन्फेक्ट पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल्स। या फिर हम किसी इन्फेक्ट पर्सन और कोई बीमार व्यक्ति अगर हम उसके पास जाएं तो भी वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। या फिर एनिमल क्या होता है, जैसे हाउस फ्लाई, वो क्या करती है, अगर कोई बीमार पर्सन के ऊपर जाए, वो हाउस फ्लाई हो गया, या फिर मॉस्कीटो हो गई, मॉस्कीटो अगर कोई बीमार पर्सन के पास जाके उसके शरीर की बॉडी में बैठी और फिर वही मॉस्कीटो अगर आपके बॉडी में बैठेगी तो क्या होगा, वायरस इसके द्वारा क्या होगा, फैलती है। एनिमल्स के द्वारा भी ये कैरी होती है। माइक्रोबल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्ट पर्सन ऑफ द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये हेल्दी पर्सन से अगर कोई बीमार हो, अगर हेल्दी पर्सन के पास जाए एयर, तो इससे थ्रू एयर से भी फैलता है। वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, अगर हम फिजिकल मतलब उससे हाथ मिलाए या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट करें तो भी इससे हमारे क्या फैलेगा। अगर उसके पास हम जाएंगे, अगर कोई बीमार हो तो। कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम किसी से, अगर कोई बीमार पर्सन से बातचीत करें, हाथ मिलाए या फिर कुछ करे तो क्या होगा, उसके पास जाए या फिर उसके करीब बैठे तो क्या होगा, उसकी बीमारी जो होगी, उसके जो लक्षण होंगे वो हमारे बॉडी के अंदर विंटर कर जाएंगे। उसको इसी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस।
कॉमन जैसे कि कोलेरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। कॉमन कोल्ड मतलब अगर मान लो किसी को सर्दी है, मतलब कॉमन ठंडे नॉर्मल बुखार है, तो अगर वो छींकेगा तो क्या होगा, उसकी जो बैक्टीरिया होगी वो एयर के थ्रू हमारे अंदर आ सकती है। व्हेन अ पर्सन, जब पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जैसे जो भी पर्सन, अगर कोई पर्सन अगर बीमार है कॉमन कोल्ड से, अगर उसको कॉमन कोल्ड है, सर्दी लगी हुई है, स्नीज मतलब वो छींकेगा, तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। तो जो वो छींकेगा तो जो ड्रॉप बूंदों के जैसे क्या होगा, मॉइस्चर। सो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे होता है। अगर हम किसी के संपर्क में आए, अगर हम किसी के साथ जो बीमार पर्सन है उसके साथ हम रहें, तो हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस इस तरह से फैलता है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, अगर मान लो किसी को कॉमन कोल्ड है, अगर वो स्नीज करता है, छींकता है, तो फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चराइजर, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैरी हो जाते हैं थाउजेंड, मतलब थाउजेंड, हज़ारों की संख्या में वायरस आर स्प्रेड इन एयर। हज़ारों की संख्या में जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, एयर में फैल जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, उसके कारण वो वायरस जो होता है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एयर के थ्रू फैल जाता है। वाइल ब्रीथिंग एंड काउज इन्फेक्शन, उसके बाद जब हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे काउज इन्फेक्शन, और हमारे इन्फेक्शन क्या हो जाता है, हमारे में आ जाता है, इन्फेक्ट हम हो जाते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट ए कैरीज ऑफ डिजीजेज, आपको पता है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिजीजेज, जो बीमारियां जो होते हैं वो कैरी करते हैं, ढोते हैं, जैसे कि काउजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरीज, हाउस फ्लाई जो होती है उसमें से एक है। द फाइल सीट ऑन द गार्बेज, ये जो फ्लाइज होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज पे बैठते हैं। एंड एनिमल स्क्रेट, एनिमल पे या बैठते हैं या फिर गार्बेज पे, पूरे कचरे पे बैठते हैं। पैथोजिनस स्टिक ऑन दियर बॉडीज, उसके बाद उसमें जो पैथोजिनस स्टिक होते हैं, स्टिक जो होते हैं वो पैथोजिनस, वो उसके बॉडी में चिपक जाते हैं। व्हेन द फ्लाइज सिट ऑन अंडर कवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजिनिक्स, जब वो गार्बेज पे बैठते हैं, उसके बाद जब अनकवर फूड पे बैठते हैं, जो हम कवर नहीं कर पाते हैं फूड को, जो हम अनकवर फूड रखते हैं, जो खाना को हम ढक के नहीं रखते, तो क्या करते हैं वो उसमें क्या करते हैं, बैठ जाती है, हाउस फ्लाई जो होती है उसमें बैठ जाती है और ट्रांसफ़र कर देती है पैथोजिनिस नाम की एक वायरस होती है, जो कि क्या होती है, वो उस फूड में ट्रांसफ़र कर देती है। हूएवर इट्स द कंटेमिनेटेड फूड इन द लाइकली इज द गेट सिक, जो उस फूड को खा के हम क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। सो इट इज़ एडविजिबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए आपको बोला जाता है, आप लोग को हमेशा बोला जाता है कि फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम इज फूड, और जो फूड कवर नहीं होती उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरीज इन द फीमेल एनोफ्लेजा मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफ्लेजा मॉस्किटो जो होती है, विच कैरी द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, उसके कारण कौन सी रोग होती है, मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होती है, ये ध्यान से सुनो और ध्यान से अपने दिमाग में याद रखना है आपको इसको, और ध्यान से सुनना है कि मलेरिया किस मॉस्किटो से होते हैं, एनीफिल्स मॉस्किटो, किससे, एनोफिल्स मॉस्किटो से। एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो, जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है उससे क्या होती है, डेंगू नामक बीमारियां होती है, डेंगू बीमारी होती है, जो वायरस होती है वो डेंगू वायरस जो होती है वो हमारे अंदर वो कैरी करती है। कौन कैरी करती है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो के कारण डेंगू होता है, और एनोफ्लेजा मॉस्किटो के कारण क्या होती है, मलेरिया होती है। हाउ कैन यू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, किस तरह से हम इसको फैलने से बचाएंगे, किसको, मलेरिया और डेंगू को किस तरह से हम फैलने से बचाएंगे। तो ये आपको ड्राइंग बनाया गया है, इस ड्राइंग में आपको फीमेल एनोफ्लेजा मॉस्किटो के कारण कौन सी रोग होती है, क्या मॉस्किटो के कारण कौन सी रोग आपको पता है, मलेरिया होती है। नेक्स्ट, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन द वाटर, आपको पता है कि जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो पानी में पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए बोला जाता है कि कहीं पे भी पानी के जमाव को रोकना चाहिए, कहीं पे पानी को नहीं जमने देना चाहिए। इन कूलर, या तो कूलर में हो, टायर्स में हो या फ्लावर पॉट में हो। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, सभी को आसपास के अपनी जगह को क्या रखना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं वो सच पानी में ही पनपते हैं। अगर मान लो कहीं पे पानी जमा हो तो ये मच्छर वहीं पे अपना अंडा देती है, और बहुत मात्रा में वो मच्छर क्या होती है, बहुत मात्रा में मॉस्किटो जो होती है बहुत मात्रा में फैलती है, ब्रीडिंग फैलती है। ट्राई टू मेक ऑल मेजर्स विच हेल्प द अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और जो होती है मलेरिया नामक जो बीमारी होती है वो फिर फैलता है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी जगह है, आप अपने आसपास के जगहों को क्या करना चाहिए, पानी जमने से बचाना चाहिए, कहीं पर भी पानी जमने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आपको टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है और
रीड करनी है। यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन डिजीजेस, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस काउस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन से ह्यूमन डिजीजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीड कर रही हूँ यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो एयर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर होता है। इसके क्या है प्रिवेंशन, इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, कीप द पेशेंट of complete isolation, keep the personal belongings the patients away from those the other vaccination to be given suitable age, मतलब suitable age तक उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और उस पेशेंट से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इस तरह के सारे आपको ह्यूमन डिजीजेस दिए गए हैं, उसको आपको रीड करना है ध्यान से, एंड वो किसके थ्रू फैलता है और वो किसके द्वारा फैलता है और किसके थ्रू फैलता है वो यहाँ पे दिया गया है, और उसमें कैसे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये जो टेबल दिया गया है वो आपको रीड करना है और पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड प्रिवेंशन ऑफ शो इन। अब कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो एनिमल्स में फैलते हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ नीचे में बताया गया है। जैसे डिजीजेस जो एनिमल्स में फैलते हैं, डिजीजेस काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, वैसा डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में बीमारियाँ होती है किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, मतलब सूक्ष्म जैविक जो होते हैं जीव होते हैं वो एनिमल्स में कैसे होते हैं, उसको एनिमल्स को कैसे बीमार करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काउजेज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट, ये सिर्फ ह्यूमन और प्लांट में नहीं बल्कि बट ऑल्सो इन अदर एनिमल, ये एनिमल्स में भी ये बीमारियाँ होती है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन्स, एंथ्रेक्स जो होती है वो डेंजरस बीमारी होती है। एंड कैटल्स डिजीजेस काउज्ड बाय बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम्स के द्वारा होती है। फूड एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय अ वायरस, ये माउथ और माउथ में डिजीजेस होती है काउज्ड बाय एक वायरस के कारण होती है एनिमल्स में। डिजीजेस काउज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, अब प्लांट में कैसे बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज डिजीजेस इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर द डिजीजेस रिड्यूस इज yield क्रॉप। सी टेबल 2.2, आपको 2.2 टेबल्स में देखने को मिलेगा कि प्लांट्स में किस तरह से डिजीजेस होती है, प्लांट किस तरह से बीमार हो जाते हैं, मतलब वो हेल्दी प्लांट नहीं बन पाते हैं। सम प्लांट डिजीजेस जिसे बोलते हैं प्लांट डिजीजेस, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। अब यहाँ पे हम देखो इस पेज में आपको दिखेगा, ये टेबल पे लिखा हुआ है सम कॉमन प्लांट डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्लांट में कौन कौन सी डिजीजेस होती है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्लांट डिजीजेस में है सट्रस कैंकरस, ये बैक्टीरिया द्वारा होती है और एयर के थ्रू प्लांट में पहुँचती है, ये बैक्टीरिया इस डिजीजेस से होती है। अब ये जो टेबल दिया गया है उस टेबल का आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि प्लांट में कौन कौन से डिजीजेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ क्रिएटेंस सर्टेंस केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। उसके बाद माइक्रोब्स को क्या किया जाता है, किल किया जाता है, मारा जाता है किससे, केमिकल्स यूज़ करके। मतलब प्लांट में हम क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं जिसके कारण उसके जो माइक्रोब्स होते हैं, जिसके कारण उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम मार सकते हैं। अब देखो फूड पॉइजनिंग, आप लोगों ने सुना होगा कि फूड खाने से ऐसे कोई भी हम हाइजीनिक फूड खा लेते हैं या फिर खराब फूड खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होती है। ये भी एक डिजीज़ है, ये भी एक बीमारी, ये कैसे होती है आपको इसमें बताया गया है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। भूजो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, भूजो इन्वाइट किया गया था अपने फ्रेंड्स के पार्टी में, मतलब अपने फ्रेंड के पार्टी में वो गया था क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसके पार्टी में इन्वाइट किया था। एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, उसने बहुत सारे वेराइटीज खाए थे फूड के। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हार्ड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। उसके बाद जब वो घर पहुंचा तो वो क्या हुआ, उसको वॉमिटिंग होने लगी और उसको फिर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। द डॉक्टर सेड दैट हिज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, उस पर डॉक्टर ने कहा कि ये जो कंडीशन है, ये भूजो की जो हालत है वो किसके कारण, वो फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। तो अब पहली सोच रही है कि हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, क्या फूड भी पॉइजन होती है, फूड भी जहरीली होती है। तो हम देखेंगे कि
फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा ज़्यादा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन आवर फूड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, फूड में ग्रो करने लगती है। सम टाइम प्रोडक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस डिजीज मेक द फूड पॉइजन कॉजिंग सीरियस इलनेस। उसके बाद क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के द्वारा हमारी बॉडी में चली जाती है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे कि सीरियस इलनेस हो, जो हम बहुत तेज से क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, एंड इवन द डेथ भी हमारा हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम कोई भी फूड को खा रहे हैं तो वो कैसा है और वो अच्छा है कि नहीं, इसलिए हमें फूड को देख के ही खाना चाहिए। अगर फूड खराब हो तो हमें उसे खाना नहीं चाहिए, वरना हमें फूड पॉइजनिंग होने की संभावना होती है। अब देखो फूड प्रिजर्वेशन, आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फूड को हम स्टोर करके कैसे रखते हैं। ये आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि फूड को स्टोर मतलब स्टोर्ड एक्सप्लेनेशन दिया है कि फूड को स्टोर कैसे करके रखा जाता है, वो अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे दिया गया है, इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेन को हम किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, और किस तरह से हम फूड को कुक करते हैं अपने घर पे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इट्स अट्रैक्ट बाय फंगस। आपको पता है अगर हम नमी वाली चीज़ों में कोई चीज़ रख देंगे, अगर मान लो ब्रेड को ही अगर हम नमी वाले जगह में या फिर गीली वाली जगह में रख दो तो वो ब्रेड क्या हो जाता है, फंगल हो जाता है, उसमें फंगस का मतलब वाइट पैचेस दिखने लगते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पॉइल आवर फूड, हमारे फूड को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट। स्पॉइल जो फूड ज़्यादा खराब भोजन जो होता है वो टेस्ट भी उसका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, एंड उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। इस स्पॉइल्ड ऑफ फूड और केमिकल रिएक्शन, जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन मतलब जो हमारे जब हम उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। पहली ब्राउड सम मैंगोस बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली क्या की मैंगोस खरीद के लाई और कुछ दिनों तक वो मैंगो नहीं खाई और रख दिया। लेटर शी फाउंड दैट दे आर स्पॉइल्ड एंड रोटेड। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद देखा कि वो जो मैंगोज थे वो क्या गए थे, सड़ गल गए थे। रोटेड मतलब गलना। बट शी नो दैट द मैंगोज पिकल द ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट वो सोच रही थी कि उसके घर में जो ग्रैंड मदर, उसकी दादी जो आम का अचार बनाती, पिकल्स मतलब जो अचार बनाती है, वो बहुत दिनों तक रखने के बाद भी वो सड़ता नहीं है। सी इज कन्फ्यूज, क्यों वो कन्फ्यूज हो गई, ऐसा क्यों। जो वो मैंगो लाई तो वो कुछ दिनों तक रख दी तो वो सड़ गया, लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर पिकल्स बनाती है, अचार बनाती है, वो लंबे समय तक रखने के बाद भी वो सड़ता क्यों नहीं है, ये कन्फ्यूज हो गई। कौन, पहेली। तो नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे कि वो क्यों नहीं सड़ता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज में, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड प्रिजर्विंग फूड ऑफ आवर होम। बहुत सारे कॉमन मेथड है जिसके कारण हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं फूड को आवर अपने घर पे। वी हैव अ सेव इट फ्रॉम द अटैक फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे केमिकल मेथड। कौन सा मेथड, केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड इजिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली। आपके घर में तो सॉल्ट होगा ही, और इजिबल ऑयल्स मतलब जो हम खाना बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो एक कॉमन केमिकल्स है, वो एक केमिकल्स है जनरली यूज द चेक द ग्रोथ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकता है। Therefore, they are called preservatives, इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। We add salt और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट टू अटैक फॉर माइक्रोब्स। अगर हम पिकल में बहुत सारे ज़्यादा नमक डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें माइक्रोब्स का अटैक नहीं होगा, उसमें जीवाणु विषाणु का अटैक नहीं होगा। सोडियम बेंजोनाइट एंड सोडियम मेटोबिसल्फाइड्स आर कॉमन प्रिजर्वेशन। देयर आर ऑल्सो यूज द जेम्स एंड स्क्वेल्स आर चेक देयर स्पॉइल। जेम्स और स्क्वेल्स में ये सब डाला जाता है कि वो लंबे समय तक क्या हो, प्रिजर्व करके रख सके। अब देखो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के द्वारा हम कोई भी चीज़ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम कैसे बचा सकते हैं, किसके, जीवाणु से, कोई भी चीज़ में बैक्टीरिया ना लग सके, फंगल इन्फेक्शन ना हो सके। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। कॉमन सॉल्ट मतलब जो साधारण नमक होता है वो क्या किया जाता है, मीट एंड फिश में लगा के रख दिया जाता है कि वो लंबे समय तक सड़ता नहीं है। मीट्स एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मीट और फिश को क्या किया जाता है, कॉमन सॉल्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उसको कवर्ड करके रख दिया जाता है। चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया उसमें क्या होता है, नहीं लगता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज द प्रिजर्व आंवला। सॉल्टिंग किसमें मतलब नमक
और किस चीज़ को प्रिजर्व करके रखता है, आंवला को, रॉ मैंगोज को एंड टर्मनाइट etc। इस सब चीज़ों को क्या होता है, कॉमन सॉल्ट अगर लगा के रख दो तो उसमें बैक्टीरिया है, उसमें बैक्टीरिया नहीं पकड़ेगा और वो लंबे समय तक अच्छे से रहेगा। अब देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर के द्वारा किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स एंड जेलीज, आप लोगों ने खाया होगा जैम्स और जेली, वो बहुत दिनों तक अगर रखा भी जाए तो वो खराब नहीं होता है। क्यों? एज प्रिजर्व बाय शुगर, क्योंकि उसमें शुगर डाला जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, शुगर जो होता है वो मॉइस्चर है, नमी, मतलब नमी युक्त नहीं होने देता है उसको, मतलब वो नम युक्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण विच इनहेबिट्स एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया नहीं आ पाता है। अब देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वेनिगर, किस तरह से ऑयल और वेनिगर डाल के हम कोई भी चीज़ को रख सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड वेनिगर प्रिवेंट स्पॉयलेज टू पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। आप लोग कोई पिकल्स को क्या करते हैं, बहुत सारे तेल डाल के उसको क्या प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसके कारण उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना लग सके। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट्स आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय द मेथड। वेजिटेबल, फिश, मीट ये सब को क्या कर सकते हैं, इसी मेथड से हम प्रिजर्व करके मतलब उसको अच्छे से रख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड टर्मिनेट, हीट और कोल्ड मतलब गर्म और ठंडे में कैसे हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यू मस्ट बी ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर बाय यूज। आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मा जो है, आपकी माँ जो है, वो क्या करती है, दूध को रखने से पहले क्या करती है, उसको गर्म करती है। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग जो होता है जब हम दूध को गर्म करते हैं तो जितने भी उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी उसमें माइक्रोब्स होते हैं, क्या होते हैं, वो मर जाते हैं और लंबे समय और क्या करते हैं, दूध को कुछ समय तक क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से रख सकते हैं अगर हम उसको गर्म कर दें तब। सिमिलर वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, आप लोगों ने ठीक देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर अगर आप फ्रीज में कोई भी चीज़ को रखते हैं तो वो चीज़ खराब नहीं होता है। क्यों? लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो लो टेम्परेचर होता है मतलब ठंडी जगह जो होता है वो माइक्रोब्स को बढ़ने से रोकता है, मतलब वो जीवाणु उसमें नहीं लगते और फूड हमारा खराब नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, भूजो बोल रहा है व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल्ड। वो बोल रहा है कि जो हम पैकेट वाले दूध यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शॉप पे जो पैकेट का दूध यूज़ करते हैं वो तो गर्म नहीं होता, फिर भी वो क्यों फटता नहीं है, मतलब वो खराब क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी, उसकी माँ ने कहा, भूजो की माँ ने कहा दैट द मिल्क इज पेस्चुराइड, वो पेस्चुराइड होता है। व्हाट इज पेस्चुराइजेशन, इसको पेस्चुराइजेशन क्या होता है, मतलब ये उसने पूछा कि ये होता क्या है, पेस्चुराइजेशन मतलब क्या होता है। तो पेस्चुराइजेशन क्या होता है हम आपको बताएंगे इस पैराग्राफ में। पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ये दूध को बिना गर्म करके इसको जो बहुत देर तक रखने की क्रिया को बोलते हैं पेस्चुराइड। ये कैसे किया जाता है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। मिल्क को सबसे पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड, उसके बाद 15 से 30 सेकेंड तक उसको तुरंत क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, इससे क्या होता है, माइक्रोब जो होता है उसमें नहीं लग पाता है। पहले तो सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म कर लिया जाता है, फिर उसको तुरंत 15 to 30 सेकेंड तक तुरंत उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिसके कारण माइक्रोब जो होता है उसमें ग्रोथ वृद्धि मतलब उसमें नहीं पनप पाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पेस्चर, ये किसके द्वारा डिस्कवर हुआ, लुईस पेस्चर के द्वारा। इट इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन, इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन किसको बोलते हैं, जब दूध को 70 डिग्री में गर्म करते हैं और 15 to 30 सेकेंड तक उसको क्या करते हैं, चिल्ड करते हैं मतलब ठंडा करते हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को बोलेंगे पेस्चुराइजेशन। अब देखो स्टोरेज एंड पैकिंग, किस तरह से स्टोर और पैकिंग करके हम कोई भी चीज़ को बचा के रख सकते हैं। दिस इज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सॉलिड टू सेल्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द अट्रैक्ट टू माइक्रोब्स। आपको कोई भी चीज़ों को क्या बोलते हैं, अगर प्लास्टिक पे रख रहे हो तो कौन सी प्लास्टिक में रखें, एयर टाइट, जहाँ पे एयर उसमें ना जा पाए। अगर वो फूड में अगर एयर चला गया तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया का इफेक्ट हो जाएगा, इसीलिए कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर तक रखने के लिए हम उसे एयर टाइट पैकेट में रखते हैं। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका मतलब होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कैसे है, फिक्स कैसे रहती है। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरिया राइजोबियम इन क्लास 6, आप लोगों ने क्लास 6 में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पढ़ा था। राइजोबियम ये बैक्टीरिया कहाँ होता है, प्लांट में होता है, जो क्या देता है प्लांट को, नाइट्रोजन गैस देता है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा प्लांट में बढ़ाता है, प्लांट को देता है। 6 and 7 इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन
इन ल्यूग्यूमिनस प्लांट। ल्यूग्यूमिनस प्लांट में यह रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट में यह क्या होता है, राइजोबियम नामक क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। रिकॉल दैट द राइजोबियम लिव्स इन रूट नोडल्स एंड ल्यूग्यूमिनस प्लांट। ये किसमें होता है, ल्यूग्यूमिनस प्लांट के रूट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। सच एज बीन्स एंड पीस, जो बीन्स और पीस के पौधे होते हैं। विथ विच इज द हेड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब प्लांट और बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब प्लांट और बैक्टीरिया एक साथ जब प्लांट में रहते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्बोलिकल रिलेशनशिप। समटाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स टू through the action and lighting, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains contained. You may wonder how. Let us understand this is next stage. आपको पता है कि प्लांट के द्वारा नाइट्रोजन गैस लिया जाता है, फिर भी ये हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा घटती क्यों नहीं है। अगर प्लांट के द्वारा वो ले लिया जाता है फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी मात्रा क्यों नहीं घटती, वो वैसा का वैसा नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों बनी रहती है। इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहती है। तो ये आप लोगों ने ट्री देखा है, रूट ऑफ द ल्यूग्यूमिनियस प्लांट विथ रूट नूडल्स। यहाँ पे रूट दिखाया गया ल्यूग्यूमिनियस प्लांट का, लेग्यूमिनस प्लांट का रूट दिखाया गया है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होते हैं, 78%। लेकिन प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसके परसेंटेज कम क्यों नहीं होते हैं, ये आपको बताया गया है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट ऑफ प्रोटीन। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होते हैं वो मेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसेंशियल होते हैं, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड एंड विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे इसेंशियल हमारे बॉडी के लिए वो जो जरूरी होता है वो देते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। ये जो नाइट्रोजन गैस होता है वो प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, डायरेक्ट एयर से नहीं लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, क्रिएटेड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब होता है जो आप लोगों ने देखा है ना, मिट्टी में जो शैवाल पड़ जाते हैं, मिट्टी में जो काई पड़ जाती है, प्रेजेंट इन द सोइल फिक्स नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, किसको, सोइल को। द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। Once nitrogen is converted into this usable components, if it can be utilized by plant from the soil through the root and system। जब वो शैवाल जो होता है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके, एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके मिट्टी के अंदर डाल देता है, और वो जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन जो चला जाता है उससे क्या होता है, उसके रूट तक पहुंच जाती है, प्लांट के रूट तक, और ये नाइट्रोजन प्लांट तक पहुंच जाती है इस सिस्टम के द्वारा। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड ऑफ द सिंथेटिक ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स। आपको पता है कि प्लांट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वो नाइट्रोजन क्या होती है, उसकी पूरी पार्ट्स में पहुंच जाती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट। जब एनिमल उस पत्ते को खाती है तो वो नाइट्रोजन कहाँ पे चला जाता है, एनिमल के अंदर चला जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो ग्रीन क्या बोला, जो मैंने ग्रीन एल्गी होता है वो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो एयर से नाइट्रोजन लेके रूट तक पहुँचाती है पार्ट के, और उस पार्ट के प्लांट के रूट तक पहुँचाती है, और वो रूट जो होता है वो रूट से क्या होती है, पूरे बॉडी में पहुँच जाती है नाइट्रोजन गैस। अब उस प्लांट को जब एनिमल खाता है तो वो उसकी बॉडी तक पहुँच जाती है नाइट्रोजन, क्या पहुँच जाती है, नाइट्रोजन। तो आप लोगों को देखा गया कि नाइट्रोजन जो होता है वो डायरेक्ट एनिमल और प्लांट डायरेक्ट एयर से नहीं लेते, बल्कि किसके थ्रू लेते हैं, वो जो मैंने आपको बताया है ग्रीन एल्गी प्रेजेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब वो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि आपको पता है ल्यूग्यूमिनस प्लांट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, है ना। when plant and animal, ये तो why which gas into the atmosphere, as result the percentage to nitrogen in the atmosphere remains more or less constant when plant and animal die bacteria। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, प्लांट अगर सूख के गिर जाते हैं और एनिमल जो होते हैं वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल। आपको पता है कि बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जो वो सड़ गल जाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं इंटी नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स, और नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स फिर से मिट्टी में चले जाते हैं, तो यूज बाय प्लांट, उसके बाद वो प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। अगेन सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some part of them the nitrogen gas which goes back into the atmosphere। उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में
चल एटमॉस्फेयर में फिर से वो चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कंटेंट। इस तरह से नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम नहीं होती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल आपको दिया गया है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल आपको देखना है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो पहले कहाँ गया, नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया फिक्स, ये पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग में गया, उसके बाद बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में फिक्स किया, फिर कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हुआ, उसके बाद बैक्टीरिया टर्न कंपोनेंट्स नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन में लिया। उसके बाद अब टेक अप प्लांट, जब एनिमल प्लांट को खाएगा तो एनिमल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन चला जाएगा। उसके बाद जब नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन दे देगा, उसके वो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसके बाद फिर से वो प्लांट के थ्रू वो प्लांट में आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन का सॉइल होता है फिर से वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर से वो एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, वो आपको अपने होमवर्क की बुक में करनी है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, वो आपको होमवर्क कंपलसरी अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। ये जो कीवर्ड्स दिए गए हैं ये कीवर्ड्स आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको टिक कर रही हूँ वो क्वेश्चन आंसर आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज कौन क्या करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको अपने होमवर्क में हम लोग की बुक में करनी है। टिक द करेक्ट आंसर, आपको टिक करना है, ढूंढना है। एमसीक्यूज दिया गया है उसमें आपको जो आंसर सही है उसमें आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपको ये मैचिंग है वो मैचिंग भी आपको करनी है। 4th नंबर में क्वेश्चन आंसर है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। वो क्वेश्चन आंसर भी आपको करनी है अपनी होमवर्क की बुक में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई इट नॉट, हाउ कैन देन बी सीन। क्यों माइक्रोऑर्गेनिज्म को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और अगर देखना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तब बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये एक्सरसाइज ध्यान से देख लो, ये आपको क्या क्या करनी है। पहले तो फर्स्ट करना है, फिर सेकेंड करनी है, फिर थर्ड करना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने 4th नंबर टिक किया है वो करनी है। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे कि क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। नेक्स्ट में आपको सिर्फ 2 करनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको टचअप करनी है, अटेम्प्ट करनी है। पहला तो व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं वो आपको करनी है। और 6 नंबर में नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन द सॉइल, किस तरह से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और वो प्लांट में फिक्स करती है। अभी तो मैंने आपको बताया वो कौन सा बैक्टीरिया है जो प्लांट में होता है। जो मैंने टिक किया है बस वही एक्सरसाइज आपको, वही क्वेश्चन आंसर आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है, अच्छी राइटिंग में और अच्छे से करनी है। और चैप्टर को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी ये क्वेश्चन आंसर आप अटेम्प्ट कर पाओगे।